Welcome to all of you. Let us continue our insurance part. Let me proceed with the question that we are going to take next one. That is ninth one. I am reading the question. Please pay attention. All of you, please open your textbook and ready for marking important points. A property worth rupees 4 lakhs is insured with थ्री कंपनीज। एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कि एक ही प्रॉपर्टी को मैं एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योर करवा सकता हूं। मीन्स आई कैन टेक वेरियस पॉलिसीज फॉर द सेम एसेट, फॉर द सेम प्रॉपर्टी। एसेट एक ही है लेकिन मैंने अलग अलग कंपनी से पॉलिसी निकलवाई है। So three companies are A, B, and C. The amount insured with the companies are 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively. मतलब A कंपनी से मैंने 1,60,000 का इंश्योरेंस करवाया है, B कंपनी से 1 लाख का और C से 1,40,000 का। मतलब ये जो तीन वैल्यू दी है वो पॉलिसी वैल्यू है। I have taken policies from three different companies at different values. Find the amount recoverable from each company in the event of the loss to the extent of 9,000. So 9,000 is a loss. प्रॉपर्टी तो एक ही है भाई साहब, 4 लाख का। तो दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन कंपनी है तो तीन कंपनी के हिसाब से मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। आर गेटिंग? एक कंपनी नहीं है, तीन कंपनी है, तो मुझे 3 बार क्लेम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी द सेम देन द कॉमन 4 lakhs. चलिए नेक्स्ट, amount of insurance, that is the policy value which is taken from company A at rupees 1,60,000, company B 1 lakh and company C 1,40,000. Now we are going to calculate claim on the basis of given loss of rupees 9,000. चलिए, claim, that is amount recoverable from each company. You can start first, क्लेम का एक कॉमन फॉर्मूला लिख लेना है एंड देन यू कैन इंडिविजुअली कैलकुलेट क्लेम फॉर ऑल थ्री कंपनीज व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव। चलिए, अच्छा एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने ज्यादा कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उतने लोगों को हम प्रीमियम भी भरना तो पड़ेगा। आज मैंने तीन कंपनी से पॉलिसी ली है, सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट टू ऑल थ्री कंपनीज वी नीड टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब हमारा खर्चा भी बढ़ जाना है। सोच समझ के लेना जरूरी है। कभी कभी हम
સર તમારો અવાજ મ્યુટ છે. So from company A's point of view, first claim we are going to receive as policy value upon property value into loss, and hence we have to calculate in the formula. ये 3 0 4 0 कैंसिल करिए, इसके 1 0 को यहां से कैंसिल करिए, 4 4 16, 3600 which is our claim from company A. नेक्स्ट कंपनी बी के पास से क्लेम मिलेगा, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करो, कंपनी बी के पास से कितने का क्लेम मिलेगा, 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 9000, 50 कैंसिल और 4 से ये 9000 को कैंसिल करिए, 2250, and then the next company C from which we are going to receive that is 225 multiplied by 14, 3150. Do it. So ये बस एक छोटा ऐसा क्वेश्चन रखा है कि भाई इन लोगों को मालूम पड़े, सब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल कंपनी वाइज भी अपन इंश्योरेंस लेते हैं तो दे आर गोइंग टू गिव claim accordingly what we have taken policy proportionately whatever the loss will be there, उसके आधार पे अपने को proportionate उसका क्लेम पास होता है। और वो proportionate क्लेम बोलने का मतलब है क्लेम का फॉर्मूला से अपन जो फाइंड कर लेते हैं वो proportionate होता है कि जितना पॉलिसी वैल्यू है उसके आधार पे लॉस का कंपनसेशन मिलता है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि आपको पूरा का पूरा ही प्रॉपर्टी का कंपनसेशन मिल जाएगा, नहीं।
पूरे का पूरा प्रॉपर्टी का कंपनसेशन नहीं मिलता है, जितना पॉलिसी वैल्यू है उसके प्रपोर्शन में आपको मिलता है, और वो प्रपोर्शन ही आपको ये आंसर देता है जब आप फॉर्मूला यूज करते हो क्लेम का, ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला में से आपको मालूम पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैं आपको इसलिए इधर ये एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा था क्योंकि प्रॉपर्टी तो 4 लाख की है। एक और बात मेरे माइंड में आ रही है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी तो 4 लाख की, लेकिन लॉस तो खाली 9,000 का हुआ है ना। तो 9,000 के लॉस के सामने ए कंपनी अपने को 3,600 ही दे रही है। क्यों? क्योंकि ए कंपनी के पास से हमने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 1,60,000 का। 4 लाख की प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस तो 1,60,000 का, कम का है ना। तो कम वैल्यू का इंश्योरेंस पॉलिसी है तो सीधी सी बात है, कंपनसेशन जो क्लेम मिलना है वो भी उसके प्रपोर्शन में मिलेगा। तो 9,000 का लॉस है तो 9,000 नहीं मिलेगा। 9,000 का लॉस है तो 9,000 का 9,000 टोटल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी तो मैंने 1,60 का ही लिया है ना। अब जो पॉलिसी 4 लाख का लेते, पॉलिसी 4 लाख का लेते तो मुझे 9,000 का पूरा कंपनसेशन क्लेम मतलब कि कंपनी से मिलता। आप एक बार चेक कर लेना, इसी में समझ लो मेरा लॉस 9,000 का हुआ है, उसके सामने एक ले लो मेरे तरफ से कंपनी डी, घर पे करना ही, कंपनी डी जिसके पास से मैंने इंश्योरेंस लिया है 4 लाख का, वो फॉर्मूला में डाल के देखना। तो पॉलिसी वैल्यू भी 4 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू भी 4 लाख, ओरली सर समझ में आता है। 4 लाख 4 लाख कट हो जाएगा, लॉस 9,000 9,000 का आंसर मुझे मिल जाएगा। पूरा का पूरा लॉस का मुझे क्लेम मिलना है when 100% इज इंश्योर्ड। आया था ना आगे भी एक क्वेश्चन में ये मुद्दा, when 100% इज इंश्योर्ड। चलिए, ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, तुमको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है तो मैं शेयर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A car valued at rupees 8 lakhs is insured for rupees 5 lakhs। 8 लाख का गाड़ी है, प्रॉपर्टी वैल्यू। चल आगे बढ़। इंश्योर्ड फॉर रुपीज 5 लैक्स। इंश्योर्ड फॉर मतलब दिस इज पॉलिसी वैल्यू, जितने का हमने इंश्योरेंस निकाला है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन आज मुझे करना है इस क्वेश्चन में। किस तरह से रेट का आपको रिप्रेजेंटेशन करा है देख लो। क्लियर कट रेट नहीं दिया है, क्लियर कट रेट बोला नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। मतलब 5%, और वो 5 में से उसका 20% माइनस करने का। आई रिपीट, रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। ये स्टाइल उन लोगों का जो पूछने का है, ये स्टेटमेंट लिखने का उन लोगों का जो स्टाइल है, इसका मतलब ये है कि 5% में से 5% का 20% माइनस करने का, लेस 20%। आई वंस अगेन रिपीट, 5% में से 5% का 20%। आई मस्ट से लाइक दैट ऑल्सो कि 5% में से 5 का 20% माइनस करने का। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं बताऊंगा, बट क्लियरेंस होना चाहिए। वो अपने को रेट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा ना, एक बार क्लियर कट रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया ना, फिर कोई चिंता नहीं रहे, क्योंकि बाद में तो कैलकुलेशन ही करने का है ना भाई। चलिए आगे बोलता है क्या? हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग the premium if value of the car is reduced to 60% of its original value। वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%। सोचो बराबर, मतलब क्या हो गया है? रिड्यूस्ड टू, कम होके 60% हो गया। ये मतलब मेरे को बताओ तो लॉस कितना पकड़ने का? 40%। लॉस कितना पकड़ने का? 60% या 40%? ये आपके पॉइंट
समझ में आना चाहिए, 40%। राइट। उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है भाई साहब, वैल्यू रिड्यूस हुई है, और वैल्यू रिड्यूस 60% पे आके अटक गई, मतलब कितने से कम हुई, 40%। और इसी क्वेश्चन के आधार पे मैं तुम्हारे लिए एक और यहाँ शब्द जोड़ रहा हूं, शायद आपको क्वेश्चन में इन लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय, ये अकाउंट्स में भी काफी कहां कुछ आ जाता है, रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय 40%, रिड्यूस टू 40%। अच्छा, परसेंट तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मेन इंपॉर्टेंट समझने का है टू और बाय में। रिड्यूस टू 60%, रिड्यूस बाय 60%, जिसका वैल्यू रिड्यूस बाय 60% हुआ तो उसका लॉस 60% पकड़ने का, रिड्यूस टू 60% बोला है तो लॉस कितना पकड़ने का, समझ में आ रहा है, टू और बाय का। चलिए, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख दिया है, चालू करते हैं क्वेश्चन। पॉलिसी वैल्यू 5 लाख, क्या ढूंढने का है उसका मुझे डिस्कशन बाकी है, स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, हाउ मच विल द ओनर बेयर, ओनर के माथे पे कितना पैसा बेयर करने को आएगा, झेलने का, हिंदी में बोलते हैं ना, हम कितना झेल रहे हैं, he is going to bear how much, ओनर जिसका प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द प्रीमियम, why including the premium, can anyone tell what is the actually premium is treated as, what is the premium actually, in accounting sense if I ask what is the premium, Expense. yeah but obvious it is expense, very good। तो एक्सपेंस है तो उसको खर्च है, मतलब उसके ऊपर एक प्रकार से ये खर्चा है, उसको बेयर करना है वो। अच्छा, तो मतलब ये उन लोग पूछ रहे हैं हमको कि प्रीमियम भी उसको बेयर करना है, एक पॉइंट आता है प्रीमियम बेयर करने की बात, और उसको उसके अलावा कितना और बेयर करना पड़ेगा, तो क्या भाई जितना लॉस होता है वो पूरा का पूरा बेयर करना पड़ता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से मैंने पॉलिसी लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेशन देगी कि नहीं देगी, तो क्या सर देगी। तो समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे ही खाली पूछता हूं, समझ लो मेरा लॉस हुआ है 100 रुपये का, समझ लो, और कंपनी मुझे 80 रुपये का कंपनसेशन दे रही है, तो मेरे को कितना बेयर करना पड़ा, 20 rupees. 20 रुपया, बराबर है। सो व्हाट आई मीन टू से, what is the compensation provided by company, you have deducted that, right, out of total loss you have deducted that compensation, that claim which is given by company, as well as आपका खर्चा भी जो हुआ ना प्रीमियम का, वो भी आपके माथे पे है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खर्चा आपने पे करना ही है, प्रीमियम कंपनी आपके पास से लेने ही वाली है। You can't take policy without paying premium, premium is your expense, so that is also amount you have to bear, loss is also to be bared, but loss के सामने compensation क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, तो उतना हमारा बेयर करना क्या हो जाता है, कम। समझ में आ रहा है। तो एक फॉर्मूला बनेगा ये इसका, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि कितना अमाउंट बेयर करना है ये आपको समझना है। सो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख, एंड रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20%। मेन ये भी समझना है प्लीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन लोग स्टेटमेंट ऐसा अगड़म बगड़म करके देते हैं ना, फंसा देते हैं हमको भी, तो अपने को समझना है। मगर ये एक क्लासिकल स्टाइल है ऐसा देने का, एक ऐसा सिस्टम उन लोग प्रोवाइड करके अपने को देते हैं, और अपने को उसको क्लियर करना है। कैसे करने का भी देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5% में से 5% का 20% माइनस करने का, 5 में से 5% ऑफ 20% माइनस करने का, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये देखो,
तो क्या 5% ये माइनस करना पड़ेगा। तो 5 का 20% कितना होता है कि 1%। 5 का 20% कितना होता है 1%। और वो 20% 5 का माइनस करने का मतलब 5 - 1 फाइनली तो परसेंटेज में चल रहा है ना बात, तो इट इज गोइंग टू बी 4%। आई रिपीट वंस अगेन, 5% लेस 20%। 5% लेस 20%, ये परसेंटेज बाहर लग गया। 5 - 20%, ऐसा बोलने का है, लेकिन समझने का क्या है उसमें, 20% का 5% माइनस करने, एंड देयर बाय वी आर हियर द प्रीमियम इज नाउ फाइनली ट्रीटेड एज 4%। अब आप 4% प्रीमियम है, पॉलिसी वैल्यू अवेलेबल है, तो 4% निकाल लो। 5 लाख का 4% कितना आ जाएगा, 0 कट 20,000 इज योर प्रीमियम। ये प्रीमियम को मैंने नंबर 1 करके रखा है, देख लो, प्रीमियम को मैंने नंबर 1 करके रखा है बिकॉज ये प्रीमियम मेरा खर्चा है, मेरे माथे पे बेयर होने वाला है। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द टोटल अमाउंट टू बी बेयर। ये एक बात हो गई। अभी आप आते हैं लॉस के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60%, मतलब लॉस इज 40%। ये आप पहले ही क्लियर कर चुके हो। सो प्रॉपर्टी वैल्यू का 40% लेके लॉस निकाल लो। प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लैक्स, 8 लैक्स का 40% निकालो, यू आर गोइंग टू गेट 3,20,000। 3,20,000 is loss. This 3,20,000 is loss. इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है, साथ में लिखते जाना स्टूडेंट्स। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2 बिकॉज लॉस इज ऑल्सो टू बी बैड, ये भी हमको झेलना है। तो झेलने वाली बात कौन सी हो गई, लॉस, प्रीमियम, और मैं तुमको एक और आंसर इसमें से मुझे एक्सपेक्ट है, तो आप कोई बता पाओ कि भाई मुझे और कुछ चीज झेलने वाली आ सकती है तो कैसी है, वो किस तरह की चीज हो सकती है ऐसी। क्योंकि लास्ट कुछ क्वेश्चन में आया है इसलिए मेरे को पूछने का हो रहा है, अदरवाइज आई कांट। कुछ ऐसी भी बातें आई थी लास्ट कुछ क्वेश्चन में कि जिसमें प्रीमियम के अलावा हमको और भी कुछ पे करना पड़ता है। अदर एक्सपेंस। वेरी गुड, अदर एक्सपेंस। और ये अदर एक्सपेंस वाली बात इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लेके आया, हर क्वेश्चन में होती नहीं है, लेकिन अदर एक्सपेंस बोल के, एक्सपेंस तो हमारे माथे पे ही है ना, वो हमको ही झेलना है ना। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी पेड बाय अस, सो वो भी हमको ही, हमारे को ही झेलना है। तो ऐसी भी कुछ चीज होती है ना इस क्वेश्चन में, तो वो भी मैं जोड़ देता इसमें, क्योंकि वो भी मेरे को बेयर करना है। चलिए, मुझे कंपनी की तरफ से क्लेम की उम्मीद है, एंड एज वी हैव टू फाइंड अमाउंट टू बी बेयर्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। उन्होंने इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी बोला है। एक्चुअली प्रीमियम हमारा खर्चा है, जो बेयर करना होता है वो लॉस होता है, क्योंकि कंपनसेशन देने के बाद तो कंपनी छूट जाती है, हमको दे देती है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन ऐसा तो नहीं है कि टोटल जितना लॉस हुआ है उतना ही कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन कम भी हो सकता है ना, क्योंकि पॉलिसी हमने कम की निकाली है। देखो ना, पॉलिसी कितने की निकाली है, 5 लाख की, प्रॉपर्टी कितने की है, 8 लाख की। तो सीधी सी बात है, आपका जो भी लॉस होगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको कंपनसेशन मिलेगा, मतलब टोटल लॉस का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वो हम पहले से जान रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू जितने की है उतने का हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है। यस और नो, पॉलिसी हमने 5 लाख की कम की निकाली है, तो सीधी बात है कंपनसेशन कम ही मिलेगा, और कम मिलेगा तो बाकी का जो है वो लॉस हमको ही झेलना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। चलिए, टोटल अमाउंट टू बी बोर्न बाय अस, ओके,
कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये मैंने जानबूझ के शब्द लिखा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये तेरे को समझ में आए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में वो खर्चे भी आ जाना है, मैंने इसलिए तुमको वो पूछ लिया, आप लोगों में से किसी ने जवाब दिया, अच्छा हुआ है। आपको मालूम है कि वो एक्सपेंस भी एक प्रकार का मेरा इंश्योरेंस का कॉस्ट है, नो डाउट। At this question, in this question right now, only premium is my expense and hence it will be known as only cost of insurance. Cost of insurance में फिलहाल इस question में मेरे पास वो other expense नहीं है, so I have to just consider as a premium plus loss, क्योंकि मेरे को झेलना क्या क्या है। एक तो जो मैंने प्रीमियम भरा है वो उन्होंने ऐसे भी बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम यू टू फाइंड, सो प्रीमियम यू हैव टू इंक्लूड। लॉस जो होगा मुझे, वो भी मुझे झेलना है, लेकिन सामने मुझे माइनस क्लेम क्यों करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपनी जो क्लेम देगा ना, तो उससे मेरा जो मेरे माथे पे जो पूरा बर्डन है ना, वो थोड़े बहुत क्लेम से मेरा बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लेम माइनस क्यों किया, इसका रीजन आपको समझ में आना है। प्रीमियम और लॉस क्यों ऐड किया, क्योंकि वो टोटल अमाउंट हमको बेयर करने हैं। क्लेम माइनस क्यों किया, क्योंकि थोड़ा बहुत वो जो भी अमाउंट मुझे को बेयर करना है उसमें से मुझे थोड़ा कम बेयर करना पड़ेगा। क्लेम मुझे मिल जाएगा ना, थोड़ा पैसा मिल जाएगा मेरे को, तो मेरे को थोड़ी शांति हो जाएगी। तो भाई ये मैं एक फॉर्मूला जैसा बना के रखा हूं, ये फॉर्मूला कोई फिक्स फॉर्मूला मत मान के चलना, ये अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू बना है। आप बोलेंगे सर चैप्टर के अंदर आपने ये फॉर्मूला तो किधर लिखवाया नहीं है, तो क्या फॉर्मूला अपने आप बनता है। मैं बोला ना, इसे इसलिए कोई फॉर्मूला इस तरह से अपने को रटना नहीं है, ये तो अपने को दिया है, इस हिसाब से समझ के फॉर्मूला बन रहा है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसा हम सोच के फॉर्मूला बना रहे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है अमाउंट टू बी बेयर फाइंड करने के लिए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम अवेलेबल है, ये रहा प्रीमियम नंबर 1। उसके बाद मेरे पास जो है लॉस जो अवेलेबल है, ये रहा 3,20,000, बट आई डोंट हैव क्लेम, तो पहले मैं क्या करूंगा, क्लेम फाइंड आउट कर लूंगा। सो लेट मी फाइंड द क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला आपको मालूम है, एंड उसमें आप सब्सटीट्यूट करो, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख इंटू लॉस 3,20,000। चलो कैंसिल करो, 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो कैंसिल, 5वां जीरो इधर से कैंसिल, 8 4 जा 5 इंटू 50,000, 2 lakhs, 2 lakhs रुपीज इज माई क्लेम। चलो भाई क्लेम भी मिल गया, ये मतलब अमाउंट टू बी बेयर वाला ये फॉर्मूला अभी मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सब अमाउंट अवेलेबल है। चल भाई, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 मतलब प्रीमियम, 2 मतलब लॉस, 3 मतलब तेरा ये फॉर्मूला, और 4 मतलब तेरा क्लेम। चलो सब सब्स्टिट्यूट करो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट फाइनल आंसर। क्योंकि 20,000 प्रीमियम जो भरना है, 3,20,000 जो लॉस जो मुझे झेलना है, प्रीमियम के साथ झेलना है तो प्रीमियम ऐड करो, और क्लेम मेरे को जो कंपनी ने दिया 2 लाख का, उससे मेरे को पैसा मिलेगा, तो थोड़ा मेरा जो है बर्डन कम हो जाएगा। तो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट 1,40,000 एज अ फाइनल अमाउंट टू बी बेयर्ड। भाई साहब समझ के लेंगे तो बहुत आसान है, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें 2 मुद्दे आपको एडिशनली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट इंपॉर्टेंट, 2 मुद्दे नए। एक तो ये प्रीमियम का रेट कैसे निकाला, ये समझना है अपने को, उन्होंने कैसे स्टाइल से दिया है, वो स्टाइल उनका अपने को कैसे क्लैरिफाई करना है, वो आपको ये पता चलना चाहिए। 5% लेस 20%, तो 5 में से 5 का 20% माइनस करने का, 5 का 20% मतलब 1, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4% मेरा रेट ऑफ प्रीमियम नक्की हो गया, और 4% प्रीमियम निकाल लिया। उसके साथ साथ दूसरा नया पॉइंट तुमको ये अमाउंट टू बी बेयर्ड वाला याद रखना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और मैं कोई ऐसा क्वेश्चन को मॉडिफाई करूँ ना, तो मैं यहाँ सब इसे आगे पीछे कर दूं, इसमें एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ये सब वैसा सब अलग अलग चीज है ना, वो कर सकते हैं हम लोग मॉडिफाई। क्वेश्चन को आपको समझ के लेना है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो प्रीमियम लेना नहीं है,
एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो लास्ट का अमाउंट टू बी बेयर क्या आएगा, वो 20,000 निकाल देने का बस। 3,20,000 माइनस 2 लाख, 1,20,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो। अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। A shop and godown worth rupees 1 lakh and 2 lakhs respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. ठीक है, एजेंट है तो प्रीमियम पे 12% उसको हमें देना है कमीशन। लेकिन उन्होंने बोला है टुगेदर वी हैव टू गिव ऑन टोटल प्रीमियम। ओके, दोनों का प्रीमियम अलग अलग, क्योंकि हमने शॉप और गोडाउन का अलग अलग इंश्योरेंस निकाला है, ये बोलने का प्रयत्न है। तो दोनों का टोटल प्रीमियम जो भी आएगा उसका टोटल प्रीमियम पे हम वो एजेंट को कमीशन देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने गोडाउन का और शॉप का दोनों का इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही एजेंट से लिया हो सकता है ना, तो एक ही एजेंट को पूरा का पूरा अपने को कमीशन देना है, तो एक साथ हम उसके प्रीमियम पे दे देंगे ना, अलग अलग थोड़ी देना है। वो एक ही एजेंट है तो चलो लमसम पूरा अपना कैलकुलेशन एक बार ही करना चाहता है, ठीक है ना, अलग अलग पे करो या पूरे पे करो। तो यहाँ जैसा लिखा है ऐसा अपने को सोचने का बस। इन शॉर्ट, इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गो डाउन फॉर 60%, ए मतलब मैं पूरे शॉप का 100% इंश्योरेंस नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ 80% का उसका इंश्योरेंस निकाल रहा हूं। किसका? शॉप का। और गोडाउन जो है उसका मैं सिर्फ 60% का ही इंश्योरेंस निकाल रहा हूं, नॉट 100% इन दैट ऑल्सो of their respective values. Find the agent's commission given that rate of premium was 0.80% less 20%। ए भाई इधर भी ये स्टाइल मारा इन लोग ने, 0.8% लेस 20%, मतलब 0.8 का 20%, 0.8 में से माइनस करने का। आगे के क्वेश्चन में था ना 5% लेस 20%, तो क्या किया था 5%, 20 का 20% उसका माइनस किया था ना अपन ने 5 में से, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये सेम स्टाइल आया है, इसमें कोई दिक्कत अभी होना नहीं चाहिए, खाली हम लोग आंकड़े बदलते हैं, स्टाइल सेम। तो अपने को फाइंड क्या करना है, एजेंट्स कमीशन। एजेंट कमीशन ढूंढने के लिए अपने को प्रीमियम निकालना पड़ेगा। प्रीमियम दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन में करता हूं, देख शॉप का अलग, गोडाउन का अलग। चल भाई देख ले, पहले तो कॉमन कॉमन जानकारी है लिख लो जो हमें शॉप के बारे में और गोडाउन के बारे में दी है। शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, 1 लाख। स्टॉक उसके अंदर अपने को साथ में गोडाउन का भी वैल्यू दिया है। स्टॉक इन शॉप नहीं है, शॉप है खाली। और शॉप एंड गोडाउन वर्थ रुपीज 1 लाख एंड, तो ये पूरे के पूरी शॉप की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी गोडाउन की वैल्यू है। ओके, तो शॉप 1 लाख का, गोडाउन की कीमत 2 लाख की, प्रॉपर्टी वैल्यूज बोथ। आगे बढ़ते हैं। एजेंट कमीशन दिया हुआ है 12% पर एनम ऑफ द टोटल प्रीमियम। ठीक है, अब हम एक एक की बात अलग करते हैं। शॉप, शॉप की प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख, पॉलिसी वैल्यू 80%, उसका 80% ले लो, तो क्या पॉलिसी वैल्यू 80% 1 लाख का 80,000। ठीक है, सीधा हिसाब बैठता है, कैंसिल करके हो जाता है 80,000। एक जीरो एक आएगा, 1 लाख है ना। सो दिस वाज एस 80% एज अ पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, ये किसका निकाला हमने,
शॉप का। चलिए दूसरी बाजू हम गोडाउन की भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2 lakhs, पॉलिसी वैल्यू इज टू बी फाइंड 60%, उसका निकाल लो। 60% 2 लाख का, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट इट विल बी 1,20,000 रुपीज। ये दोनों पॉलिसी वैल्यू मिल गई, ये दोनों पॉलिसी वैल्यू मिल गई शॉप की और गोडाउन की रिस्पेक्टिवली। चलिए अब हम प्रीमियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू एक बार मिल जाता है तो अभी प्रीमियम की बात क्लियर हो जानी है। मगर प्रीमियम का रेट पहले क्लियर करो, कैसे लिखा है? 0.8% लेस, 0.8% लेस 20%। चलिए स्टाइल देख, 0.8 में से 0.8 का 20% माइनस कर, 0.8 में से 0.8 का 20% माइनस कर। चल भाई पहले 0.8 मैंने इसलिए अंदर ब्रैकेट किया है, आप लिखने का मेरा स्टाइल देखना, इसलिए आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन किधर नहीं होना है। 0.8 का 20%, अब ये देखो इसको कैलकुलेट करो तो ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया 2 के साथ, बराबर है। 0.8 इंटू 2 कितना होता है? 1.6। 0.8 इंटू 2 कितना होता है? 1.6। और अपॉन में 10 है ना, तो 1.6 अपॉन 10 0.16 आया ना, 0.16। और उसको आपको 0.8 में से माइनस करना है। 0.8 माइनस 0.16, 0.8 मतलब 0.80 माइनस 0.16 नहीं होता है जिन लोगों से, प्लीज करने का 0.64। छोटा मोटा प्लीज। आई वुड लाइक टू कंप्लीट फर्स्ट। जितने भी स्टूडेंट को किधर भी कैलकुलेशन में दिक्कत है प्लीज उन लोग रफली करें। ओरली भले होता है, जिनसे होता है वो करेंगे, आई नो, मगर जो लोगों का दिक्कत है उन लोग प्लीज करने का, क्योंकि ये सब में क्या कभी मिस्टेक हो जाता है ओरल करने में अपने को। हाँ कॉन्फिडेंस है, आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है। हाँ तो इसका डिडक्शन भी करो। 0.64 राइट है, करेक्ट है। तो दिस इज 0.64%। एट लास्ट दिस इज माय फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम, दिस इज माय फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम। और अब मुझे ये प्रीमियम का रेट जो है वो कंसीडर करना है। आगे बढ़ता है हम और उसके हिसाब से प्रीमियम ढूंढेंगे। प्रीमियम शॉप का, प्रीमियम गोडाउन का। शॉप का प्रीमियम बोले तो 80,000 जो पॉलिसी थी, सीधी बात है ना, अभी मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो भाई प्रीमियम निकालें शॉप का, तो शॉप का पॉलिसी वैल्यू 80,000 हम निकाल के बैठे हैं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.64 अपॉन 100। जरा इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, 2 0 कैंसिल है, और 0.64 का पॉइंट निकाल देगा तू तो नीचे भी 100 आ जाएगा, और वो 100 के साथ वो और 2 0 जो है ना वो कट हो जाएगा, और 64 इंटू खाली क्या बचेगा 8, 64 इंटू 8 बचेगा। आर गेटिंग? 512, 512, ठीक है। ये मेरा मेरा प्रीमियम शॉप का। अब हम आते हैं गोडाउन का। प्रीमियम ऑफ गोडाउन 0.64% of policy value of go down, that is 1,20,000, 2 0 कट। ये 0.64 का भी पॉइंट निकालेगा, नीचे 100 आएगा, उसके साथ 2 0 कट हो जाएगा, तो 1200 का 12 हो जाएगा। 12 इंटू 64 कितना आना चाहिए? 768 आया ना। So this is my premium on go down, this is my premium on shop। चल भाई अब हम टोटल प्रीमियम कितना भरने वाले हैं, क्योंकि गोडाउन भी मेरा है शॉप भी मेरा है, मुझे ही सब ये प्रीमियम का खर्चा करना है। टोटल प्रीमियम आई हैव टू पे 512 प्लस 768 कितना आ जाएगा भाई? 1280, ठीक है। अब ये टोटल प्रीमियम पे वो जो कमीशन मिलना है एजेंट को
वो अपन फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ द फाइनल स्टेप, एजेंट्स कमीशन एट द रेट 12% पर एनम. चलिए भाई 1280 मल्टीप्लाई बाई 12%. चलिए जीरो कैंसिल. अब आप क्या करो, 12 इंटू 128 करो और अपॉन में 10 है उसका पॉइंट लगा देना. कितना आएगा, 1536 अपॉन 10, दैट इज 153.6. 153.6. दिस इज व्हाट फाइनल आंसर एज एजेंट्स कमीशन. इन्होंने कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चन में. आप स्टूडेंट, मैं आपको बोलूँ ना, इन्होंने दो चीज को मिक्स करके एक साथ प्रेजेंट किया है, शॉप और गोडाउन, और क्वेश्चन को थोड़ा लंबा बना दिया है. बाकी क्वेश्चन में कोई नई बात, समझने वाली बात थी नहीं, एक्सेप्ट ये रेट का कैलकुलेशन जो किया ना, 0.8% लेस 20%, यही नया मुद्दा आपको लगेगा. लेकिन ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसलिए आपको मालूम है कैसे इसको कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट, जो भी एक्सेप्शन पॉइंट मिलते हैं ना क्वेश्चन में से, उसको बराबर से आप नोट डाउन करके लेना. एट द लास्ट मोमेंट, एग्जाम के दिन या एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले, हम जब फाइनल एक ओवरव्यू लेते हैं ना, तो पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करने बैठेंगे. उस समय उस क्वेश्चन में क्या क्या नया पॉइंट में हमको देखना है ना, उतना ही हम देख लेते हैं, इनफ हो जाता है. पूरा अपने को क्वेश्चन रिसाइट हो जाता है. रिसाइट समझते हैं ना, नजरों के सामने पूरा वो क्वेश्चन प्रस्तुत हो जाता है. मगर अपने को करने की या प्रैक्टिस लेने की तभी लास्ट डे पे जरूर नहीं होती है. तभी ये सब मुद्दे को हम लोगों को खाली रिपीट करने हैं. तो लिखे हुए साथ में सामने रहेंगे ना आपके, कि भाई ये चैप्टर में मेरे को एक एक क्वेश्चन के अंदर में से मेरे को क्या क्या एक्सेप्शनल पॉइंट मिले हैं, एक नोट डाउन करते रहना है उसको, कि भाई ये रेट निकालने का एक तरीका, चलो एक लिख लिया मैंने, अब ये मालूम पड़ता है मुझे कैसे करते हैं, है ना. और लास्ट क्वेश्चन वाला वो अमाउंट टू बी बेयर वाला है ना, तो वो एक पॉइंट मुद्दा अपने को एक्सेप्शनल मिला है. ये सब इसको बोलते हैं ना, एक्सेप्शनल पॉइंट्स आप कलेक्ट करते जाओगे ना, तो आपकी एक क्वालिटिव एक वर्क बन जाता है आपके लिए, एक ये समरी बन जाती है रेडी. वो प्रिपरेशन का मजा अलग है. ठीक है, मेथड्स अपने को अप्लाई करते रहने का, लेकिन जो बेटर है उस पर अपग्रेड होते रहने का. अपने को भी कभी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है. कभी ऐसा फीलिंग नहीं लाने का कि व्हाट आई एम डूइंग इट इज द बेस्ट. अपने आप में और भी इम्प्रूवमेंट लाते रहने का, और भी अपने में चेंजेस लाते रहने का, क्योंकि बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है ना. किसी से भी सीखने मिलता है वो अपने को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लागू करने का, बस ये एक नेचर रखने का. तो देख लेना जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए स्कोप अपने आप खुल जाएंगे. खाली ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड बात नहीं है मेरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12. द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन ए पॉलिसी ऑफ ₹1 lakh इज ₹56 पर 1000. देख ले भाई, ये तेरे सामने पहली बार मेरे ख्याल से पर 1000 वाला रेट ऐसा उन लोगों ने प्रस्तुत किया है. अब तक तो उन लोग रेट परसेंटेज में देते थे ना, यस और नो. अभी ये आपको पर 1000 बोला है, मतलब 1000 रुपये पे 56 रुपया तुम प्रीमियम भर रहे हो. परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पे आप उतना प्रीमियम पे करते हो. समझो मैं 15% प्रीमियम भर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 15%. तो टका का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये पर आप 15 रुपया प्रीमियम भर रहे हो. जो 100 रुपये की पॉलिसी होती तो 15 रुपया प्रीमियम होता. इस तरह की बात हो जाती है. तो उसी तरह से पर 1000 का यहाँ मतलब ये माना जाएगा, जो 1000 रुपये की पॉलिसी है तो 56 रुपया तुम प्रीमियम भर रहे हो. तो आपकी पॉलिसी 1 लाख की है भाई, तो 1 लाख पे कितना प्रीमियम भरोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना तो भी तेरे को वही आंसर मिलेगा जो तू रेट निकालता है. चल ठीक है, मगर वो अपन करने बैठते नहीं, अपने को मालूम है डायरेक्ट फॉर्मूला और डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन. आगे पढ़ता हूँ. अ रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000. ए रिबेट मतलब Discount. डिस्काउंट, एक प्रकार से छूट. और ये जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये किसमें मिल रहा है, परमिटेड इफ
द प्रीमियम इज पेड एन्युअली। भाई साहब कभी कभी हम लोग देखते हैं जो लोग है ना पॉलिसी लेते हैं ना, उन लोगों के पास प्रीमियम भरने के लिए पैसा होता नहीं है एक साथ भरने के लिए, तो उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रीमियम है ना इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। तो कंपनी क्या करती है, अलाउ करती है कि भाई इंस्टॉलमेंट में चलो भरने दो। कंपनी भी अपना हिसाब किताब देखना चाहती है तो कस्टमर को इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर देती है, चलो ठीक है। लेकिन कस्टमर इंस्टॉलमेंट में पे करेगा तो कंपनी के पास क्या होता है, ग्रेजुअली पैसा आता है। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी एक स्कीम करती है, कंपनी एक अट्रैक्शन करती है कि जो तुम एक साथ प्रीमियम जो भर दोगे ना, तो तुमको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा, प्रीमियम थोड़ा तुमको कम भरना पड़ेगा। और ये लालच में कस्टमर क्या करते हैं, पॉलिसी होल्डर क्या करते हैं, एक साथ भरने का नक्की कर देते हैं। तो ए भाई ये 56 रुपीज पर थाउजेंड, तो ये प्रीमियम मुझे भरना ही था, लेकिन एनुअली के लालच में मुझे अब प्रीमियम में 0.75 की छूट मिल रही है। ये मतलब मेरे को सीधा इधर हिसाब बताएगा ना, मैं देख साइड में करता हूँ, 56 रुपीज है, 56.00, और रुपीज 0.75, 0.75 मुझे कम भरना पड़ेगा। तो कितना भरना पड़ेगा, 55. 55.25, और ये भी है ना पर थाउजेंड होएगा, बिकॉज ओरिजिनल रेट वॉज ऑल्सो गिवन इन पर थाउजेंड। ये तेरे को रिबेट जो दिया वो भी पर थाउजेंड में दिया है, तो जो मुझे नेट प्रीमियम का रेट भरना पड़ेगा 55.25, वो भी पर थाउजेंड ही होगा। चल भाई आगे बढ़ता हूं। Find the net amount of premium payable if the policy holder pays the premium annually। चल भाई पॉलिसी होल्डर लालच में आ गया है और वो बोलता है मैं एनुअली भरूंगा। चल भाई आ जा कैलकुलेशन में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली ये मुद्दे के लिए क्वेश्चन है। ये कौन सा मुद्दे के लिए, ये जो प्रीमियम में रिबेट मिला ना, ये दिखाने के लिए ये क्वेश्चन मेन लिया गया है। चल भाई पॉलिसी वैल्यू 1,00,000, रेट ऑफ प्रीमियम 56 रुपीज पर थाउजेंड पर एनम, सालाना, पर एनम मतलब साल का, रिबेट ऑफ 75 पैसे पर थाउजेंड मतलब 0.75। ये देख ये 0.75 ना, इसको कभी कभी इन लोग वो 75 पैसे भी बोलते हैं। आप समझ लेना, ये सब छोटा मोटा चेंजेस करके देते हैं। अब ये लोग, मैंने देखा है लास्ट टाइम के कोई टेक्स्ट बुक तक उन लोग ने कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पैसे पर थाउजेंड ऐसा करके बोला है, तो स्टूडेंट को पैसे मतलब वो 0 पॉइंट लेना चाहिए, वो माइंड में आना चाहिए। अब ये टाइम के टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने ऐसा सिंप्लीफाई करके दे दिया, खाली डायरेक्ट 0.7 क्वेश्चन में ही बोल दिया 0.75 rather than 0 point writing 0.75, they could have written that there 75 पैसे, यस और नो। तो मैंने देख तेरे लिए अल्टरनेटिव लिख के रखा है, तू भी मार्किंग ले ये लिख के रखना कि 0.75 बोलना, उसके जगह पे 75 पैसे भी बोल सकता हूँ, यस और नो। अभी तो तेरे को रेडी रेडी 0.75 क्वेश्चन में दिख रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन एग्जाम में समझो 75 पैसे दे दूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। आई कैन मॉडिफाई द क्वेश्चन, मीनिंग सेम निकल रहा ना, ये मुद्दे पे आ तू। चल तो मैं तेरे को लिखा दिया हूं, ये अभी तेरे को कैसे भी पूछे पूछने दे। आज आगे बढ़ते हैं। तो अपने को रेट ऑफ प्रीमियम उसको बोलने का अभी नेट रेट, नेट रेट, नेट मतलब आफ्टर माइनसिंग समथिंग, नेट मतलब आफ्टर माइनसिंग समथिंग, दैट डिस्काउंट और रिबेट वॉट एवर यू से, that discount I have to deduct, and original rate is also per thousand, the rebate which they are providing is also per thousand, so दोनों per thousand है, तो मैं एब्सोल्युटली उसको माइनस करके इस तरह से लिख सकता हूँ 56 माइनस 0.75, जो मैंने आपको ऊपर करके भी बताया है, that will be 55.25 पर थाउजेंड। और अब मुझे प्रीमियम का एक नेट रेट पता चल गया है, नाउ आई कैन फाइंड आउट प्रीमियम। चलिए भाई पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम लेना है, नेट प्रीमियम टू बी पेड
that is 55.25 rupees per thousand on policy value. चल भाई 1 लाख का पॉलिसी पे 55.25% नहीं है, पर थाउजेंड है, अपॉन में 1000 आएगा। ये देख भाई, परसेंट होता तो अपॉन 100, पर थाउजेंड है इसलिए अपॉन 1000। 3 जीरो कैंसिल करो और भी 2 जीरो बचता है। ये 2 जीरो, ये पॉइंट के बाद 25, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, वो नीचे उतारेगा तो नीचे भी 100 आएगा ना, वो 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा ना। ओरली सोच, बचेगा क्या? 5525। 5525। ये मैंने नाटक किया है ज्यादा, तेरे को ओरली समझता है तो समझ, इस पे से समझाया मैंने, वो समझ जाता है तो डायरेक्ट कर सकता है, ये स्टेप फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं समझता है उन लोग को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्त हु वांट टू पे अटेंशन प्लीज। 1 लाख की जगह 1 लाख एज इट इज 55.25 का पॉइंट निकाल दूंगा तो अपॉन में 100 आएगा, और वो 1000 है, एक्चुअली इधर एक जीरो मिसिंग है, तो वो 1000 पर थाउजेंड के हिसाब से अपॉन 1000 है। तो नीचे ये 1 2 3 4 5, 5 जीरो, ये 5 जीरो से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 5525। 5525 ये रेट आपको पर थाउजेंड है, सो इट इज गोइंग टू बी 5525। ये जीरो कैंसल करने का, क्योंकि दिस इज 5525 फाइनल आंसर। सो ये आपका आंसर आ गया। बस पूछा क्या था? फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, दैट्स इट, खत्म हो गई ना बात। और आपको लगता है तो स्टेटमेंट लिखने का, हैंस पॉलिसी होल्डर will have to pay rupees 5525 if he is paying प्रीमियम एन्युअली। स्टेटमेंट लिखने की इच्छा है तो लिख लेने का इस तरह से, और खुद को बना लेने का, है ना। कंक्लूजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसान, खाली क्वेश्चन का अपने को फ्लेवर समझ में आना है। कैलकुलेशन के तौर पे अमाउंट तो उन लोग कुछ भी देगा, मैं भी कल को तुम्हारे को एग्जाम में इसमें ही अमाउंट कुछ बदल बदल के दे देगा, है ना, हो सकता है ना, क्वेश्चन का स्टाइल सेम हो। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें डिस्कस करने के लिए बोलता हूँ तुम्हारे लिए। समझो, मुझे रेट रिबेट रिबेट जो है ना, वो 0.75 पर थाउजेंड नहीं बोला होता, खाली इतना बोला होता, रिबेट ऑफ 7.5%। समझ रहा है मैंने क्या चेंज करके दिया तेरे को? ए ओरिजिनल रेट ऑफ प्रीमियम तेरे को क्या दिया है? 56 पर थाउजेंड। रिबेट मैंने कितना दे दिया? ₹7.5%। तो मुझे बताएगा तू, कोई बताएंगे कि नेट रेट ऑफ प्रीमियम क्या बनेगा? चल मैं तेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया एक। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। I would like to know what would be the net rate of premium in this situation will you be finding? सर 4850। फाइनल आंसर है? यस सर। मेरे को अमाउंट नहीं पूछा है, मैंने बोला है नेट रेट ऑफ प्रीमियम। गौर से समझो, मैंने खाली प्रीमियम का नेट रेट पूछा है, एक्चुअल प्रीमियम कितना होगा वो नहीं। देख अभी अभी हमारे सॉल्यूशन में 55.25 ये नेट रेट आया है ना, इधर लिखा है ना नेट रेट, और 48.5 48.5। 48.5। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट्स? Sir, 49.5. 49.5। Any other answer?
चलो मैं बता देता हूं, और जिनका अभी आंसर राइट होगा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर। अब देखो, अपने को जो रेट प्रीमियम का ओरिजिनली दिया है वो पर 1000 है, और डिस्काउंट मतलब जो रिबेट दिया है वो परसेंटेज में है। तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आओ दोनों को, मतलब या तो आप रिबेट को पर 1000 में कन्वर्ट कर लो, या तो आप ओरिजिनल रेट ऑफ प्रीमियम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 56 रुपीज जो है वो 1000 पे करना है, तो 100 रुपया होता तो कितना पे करना पड़ता, मैं इसको है ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ऑन 1000 I am going to pay 56. So on 100, how much I should pay? If I do this cross multiplication, I will get out of 100, and that out of 100 I will treat it as percentage. So what is the percentage original rate I am going to get? 100 into 56 upon 1000. ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गया। 56 अपॉन 10, 5.6। आई होप आपको ये पता चला होगा इतना। मतलब मैंने अभी तक क्या किया, सिर्फ 56 पर 1000 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया 5.6%। और अभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये ओरली भी हो सकता था, खाली एक पॉइंट को मैंने लगा देना है। 5.6 हो गया कि नहीं परसेंटेज में? मतलब 100 रुपए की पॉलिसी होती तो 5.6 रुपीज मैं प्रीमियम भरता हूं। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए की पॉलिसी है तो 56 रुपीज प्रीमियम भर रहा हूं। आई एम श्योर यू आर कंफर्म्ड ऑल ऑफ यू। अब ये 5.6% ओरिजिनल रेट है, उसमें से मुझे ये डिस्काउंट का रेट उसमें से माइनस करना है। मतलब ये रिबेट का रेट मैं आपको नया देता हूं, क्योंकि मैंने रिबेट का रेट ज्यादा ले लिया। इफ आई टेक 3.5% रिबेट, क्योंकि रिबेट ज्यादा थोड़ी हो सकता है ओरिजिनल प्रीमियम से। आर यू श्योर कि भाई ये जैसे मैं कोई डिस्काउंट देता हूं तुमको, तो डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ना ज्यादा हो जाएगा। समझो 100 रुपए की बुक है, तो 100 रुपए की बुक पे मैं तुमको 120% थोड़ी ना डिस्काउंट दे सकता हूँ, है ना? ऐसी बात हो गई मेरे। तो 3.5% समझो रिबेट है, समझ लो। सो इन दैट केस 5.6% माइनस 3.5, मतलब आपको नेट कितना पे करना पड़ेगा? 2.1%। तो परसेंटेज से परसेंटेज को माइनस किया गया, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आया, परसेंटेज में लेके आया। अच्छा, दूसरा एक ऐसा भी हो सकता था, या तो आप ये परसेंटेज को 1000 में कन्वर्ट करके ले लो। जैसे 3.5% का रिबेट है, तो 3.5 100 पे है ना, तो 1000 पे कितना होता जो मेरा इस तरह से रिबेट कैलकुलेट करना होता, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 100। तो ये 3.5 का पॉइंट निकल जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो उसके साथ कैंसिल होगा, 35 रुपीज आ जाएगा। 35 रुपीज पर 1000 रिबेट। तो 56 पर 1000 तो मैं भर ही रहा हूं, उसमें मुझे 35 पर 1000 रिबेट मिलेगा। तो 56 माइनस 35, 21 रुपीज, और 21 पर 1000 है। पर 1000 को परसेंट में कन्वर्ट कर 2.1 मिलता है कि नहीं? यस और नो? समझ में आया? तो मैं मैंने आपके सामने क्रिएट किया ये एक एग्जाम्पल, परसेंटेज को बीच में इस तरह से डाल के। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चेंजेस लाएंगे तो भी तुमको आना चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं आ सकता है। जस्ट ये तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज काम कर रहा है। परसेंटेज पर 1000 ये सब नॉर्मल आपका कैलकुलेशन है। चलिए, बात माइंड में आई तो मैंने निकाल के तुमको शेयर करी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13. A warehouse valued at rupees 40,000 contains goods worth rupees 2,40,000. देखो भाई, एक तो गोदाम है, गोदाम 40,000 का है और उसके अंदर गुड्स कितने का है? तो कि 2,40,000. द वेयरहाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 16,000. देख भाई, वेयरहाउस का इंश्योरेंस 16,000 का लिए, 40,000 का वेयरहाउस insured for 16,000 and the goods to the extent of 90%. गुड्स का जो इंश्योरेंस निकाला ना वो 90% तक का निकाला है. अब इसमें उन्होंने परसेंटेज दिया, इसमें उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी 16,000. ठीक है ना, उनकी मर्जी. तो मैं क्या करूंगा, 2,40,000 का 90% निकालूंगा, वो उसका पॉलिसी वैल्यू आ गई. वेयरहाउस की पॉलिसी वैल्यू कितनी? 16,000. वेयरहाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना? 40,000. गुड्स का प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना? 2,40,000. गुड्स का पॉलिसी वैल्यू कितना? तो कि 90% निकालो 2,40,000 का. ये 90% कैसा अपन निकालेगा? तो 10% निकालना. तो 10% कितना होता है 2,40,000 का? तो 24,000 यू डिडक्ट फ्रॉम 2,40,000, यू विल गेट 90%. मतलब मैंने 10% निकाल के माइनस कर दिया. अपन कैलकुलेट करेंगे. चल आगे बढ़ते हैं. गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की. किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की. 80,000 के गुड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, 100% लॉस. while the remaining goods are destroyed to 80%. ये बाकी के गुड्स जो है ना उसका लॉस 80% ही हुआ है. ये बाकी का गुड्स कैसे मालूम पड़ेगा? तो टोटल है 2,40,000. 80,000 तो पूरे के पूरे चले गए. 2,40,000 में से 80 माइनस कर, 1,60 का जो बैलेंस गुड्स है उसका वैल्यू 80% डिस्ट्रॉय हुआ है. तो 1,60,000 का 80% निकालने का वो लॉस बैलेंस गुड्स का हुआ. तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? तो वो बैलेंस गुड्स का जो 80% का लॉस आप निकालोगे वो, और पूरा का पूरा 80,000 वो लॉस हुआ है, वो टोटल करोगे तो टोटल लॉस मिल जाएगा. आर गेटिंग? ओरली जितना आप समझ सकते हो उतना आपका कैपेसिटी बढ़ेगा. आप ध्यान रखना, सोचने का है, खाली कॉपी करके लेने का नहीं है. बहुत से लोगों को मैं बोलता हूँ इन्वॉल्व हो, अपने आप में सोचो. मैं बोल रहा हूँ उसको हिसाब से जरा अटेंटिव रहिए, सामने क्वेश्चन को ध्यान में लीजिए. तो ये हो गया दो प्रकार का लॉस. गुड्स का लॉस दो प्रकार से हुआ है, एक तो कंप्लीट लॉस और एक बाकी के बैलेंस गुड्स का 80% का लॉस. आगे क्या बोलते हैं? द डैमेज टू द वेयरहाउस इज एक्सटेंट ऑफ 8,000. ये देख भाई 8,000 का वेयरहाउस का लॉस है. वेयरहाउस का लॉस एग्जैक्टली दे दिया उन्होंने, है ना, कोई नखरा नहीं उसमें. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड. तो अपने को तो पूरा का पूरा क्लेम कितने का होगा वो ढूंढ के बताना है. पूरा का पूरा क्लेम इन द सेंस ओवरऑल वेयरहाउस का और गुड्स, उसके अंदर जो गुड्स है उसको पकड़ के पूरा का पूरा समझ के कितना का क्लेम पकड़ने का. चलिए एक बारी बारी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. पहले वेयरहाउस का हेडिंग दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डिटेल फॉर वेयरहाउस. वेयरहाउस के लिए पहले तो है प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000, उसकी पॉलिसी वैल्यू 16,000, उसका जो है लॉस हुआ 8,000, है ना. क्वेश्चन में से मैं लिखा हूँ और अब उसके हिसाब से मेरे को क्लेम भी मिल जाएगा. तो वेयरहाउस के लिए कोई नखरा ही नहीं है, डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके आधार पर क्लेम निकल जाएगा. पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस. चल भाई 16,000 अपॉन 40,000 इंटू 8,000. ये ले भाई 0 0 कैंसिल कर लें, 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाने दे. 4 4 जा 40 हो गया वो, और 8 मल्टीप्लाई करें, 8 चौके 32, 3200. ये आ गया. नंबर 1 दिया है देख मैंने, ये नंबर 1 इसलिए दिया क्योंकि ये मुझे क्लेम मिला. किसका क्लेम मिला? वेयरहाउस का. किसका क्लेम मिला? वेयरहाउस का. एक क्लेम मिल गया मेरे को. तो टोटल अमाउंट क्लेम का ढूंढना है. टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम इज नथिंग बट क्लेम फॉर वेयरहाउस प्लस क्लेम फॉर गुड्स. तो क्या गुड्स का अभी हिसाब पूरा मेरे को करने का बाकी है. चल भाई हेडिंग मार फॉर गुड्स.
प्रॉपर्टी वैल्यू गुड्स की कितनी है, तो कि 2,40,000। पॉलिसी कितने की निकाली है, 90% की निकाली है उसकी वैल्यू की, तो कि 90% निकाल ले भाई, 90/100 कर ले, 0 0 कैंसिल, 9 इंटू 24,000 इंटू 9 करेगा कितना आता है, जरा देख ले, गिनती कर ले। हाँ 2,16,000 आ गया ना हिसाब। 2,16,000 पॉलिसी वैल्यू मिल गया। अब भाई क्लेम ढूंढने के लिए मुझे लॉस का गिनती करना है भाई। लॉस मेरे को कंप्लीटली अवेलेबल पूरा का पूरा दिया नहीं है, मेरे को आगे बढ़ना है। लॉस की बात करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स, हेडिंग मार वापस, लॉस ऑफ गुड्स है। उसमें मैंने ए नंबर दिया है, ए नंबर दिया है, और उसमें मैंने बोला है क्या है कि कंप्लीट लॉस है, वो दिया हुआ है उन्होंने, तो मैंने सीधा सीधा लिख लिया 80,000 का उन्होंने बोला है। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। गुड्स वर्थ ₹80,000 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब ये पूरा का पूरा लॉस में गिनना है। चल आगे, बी, बी हेडिंग मार, रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू। जो उन्होंने लिखा है वही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, रिमेनिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू। तो रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग बोलो बैलेंस गुड्स, बैलेंस कितना रिमेनिंग बचता है, 80,000 माइनस कर। रिमेनिंग गुड्स मतलब टोटल गुड्स कितने का, 2,40,000, उसमें से 80,000 का तो पूरा का पूरा लॉस चले गया ना, तो बैलेंस गुड्स कितना बचता है, 1,60,000। 1,60,000 का, 1,60,000 का 80% लेना है जी, 80%, क्योंकि उसका उन्होंने बोला है कि उसका लॉस 80% हुआ है रिमेनिंग गुड्स का। रिमेनिंग मतलब बैलेंसिंग बोलो वो भी चलेगा, तो भाई उसका 80% निकाल लें। 8 इंटू 16,000, 128, 16 सा और 3 जीरो लगा ले, इस हिसाब से कितना हो जाता है, 1,20,000। ये क्या मिला मेरे को, रिमेनिंग गुड्स का लॉस, रिमेनिंग गुड्स का लॉस। पहले तो मैंने रिमेनिंग गुड्स कितना है निकाला, 1,60,000, उसका लॉस कितना है 80%, तो 1,60,000 का 80% बोले तो 1,28। भाई कैलकुलेशन क्लियर है। हाँ, अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि कंप्लीट लॉस 80,000, बैलेंस गुड्स का लॉस 80% के हिसाब से 1,28,000, टोटल लॉस बोल भाई, ये तो ये दोनों को जॉइंट कर दे, ऐड कर दे, टोटल लॉस मिल जाएगा गुड्स का। तो टोटल लॉस ऑफ गुड्स 80,000 प्लस 1,28,000 फ्रॉम ए एंड बी। ये ए एंड बी हमने पार्टीशन किया था ना, तो फ्रॉम ए एंड बी नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल लॉस, दैट इज गोइंग टू बी 2,08,000, 2,08,000. This is your total loss of goods, total loss of goods। अब टोटल लॉस रेडी है, प्रॉपर्टी वैल्यू रेडी है, पॉलिसी वैल्यू रेडी है, क्लेम ढूंढ ले, फॉर्मूला ले, सब्स्टिट्यूट, policy value 2,16,000 upon property 240 into loss to like 8,000। चल भाई 0 0 कट होने दे, यहाँ का यह 0 भी कट होने दे, यहाँ है 24, 2 से कैंसिल, यहाँ है 208, 104, 6, 52, 3, 26। ये 3 से 2160 कैंसिल होता है, 21600 आई मीन टू से, 7200 मल्टीप्लाई में 26। चल 72 इंटू खाली 26 कर लें, करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन तो। 1872 और 2 जीरो लगा दें, 187200, दिस इज द आंसर। क्लेम मिल गया,
और वही तो बोला है, फाइंड द टोटल क्लेम। टोटल क्लेम, टोटल बोला मतलब वेयरहाउस का ऊपर का और गुड्स के ऊपर का। तो अब और एक स्टेप बाकी है भाई। ये क्लेम मिला सिर्फ गुड्स का, आगे जो 3200 मिला था वो था क्लेम वेयरहाउस का। दोनों को टोटल देख, मैंने नंबर दिया था 1 और यहाँ 2, तो मैंने लिखा है देख फ्रॉम 1 एंड 2 टोटल क्लेम, दोनों को ऐड कर ले। 3,200 प्लस 1,87,200 टोटल लॉस, टोटल क्लेम 1,90,400। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता है भाई। टेक डाउन प्रॉपर्ली। साथ में मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ ध्यान से सुनिएगा। द रिमेनिंग क्वेश्चन, इसमें मेरे ख्याल से अभी एक ही क्वेश्चन बाकी है, मगर वो एक क्वेश्चन मैं नहीं लेना चाहूँगा अभी, और ये एक्सरसाइज ऐसा पूरा नहीं करना है मुझे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट थोड़ा अधूरा छोड़ा था स्टार्टिंग में थ्योरी में, और उसकी कुछ बातें मुझे करनी है। और साथ में एक ही क्वेश्चन इधर दिया है वो नहीं, साथ में मुझे और कुछ क्वेश्चन लेने का है जो मैं ऑलवेज लेता हूँ, जो इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में तो और भी कम कर दिया है। तो आई वुड लाइक टू टेक दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, कपल ऑफ क्वेश्चंस along with this one question एक्सरसाइज में है वो। ऐसा करके मैं 3 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। 3 और एक और कुछ मिला मेरे को अच्छा क्वेश्चन, तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन लूंगा, मगर उससे पहले मैं थोड़ा उसका थियोरी डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा प्लानिंग लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर का रहेगा। थियोरी फर्स्ट आई विल डू एंड देन आई विल गो फॉर द क्वेश्चन। जैसे एक लेक्चर उसके ऊपर मेरा निकल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट है जो जनरल इंश्योरेंस से अलग है ना। स्टार्टिंग में हमने 2 पार्ट किए थे ना, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, समझने के लिए थोड़ा पॉइंट अलग है, तो लिटिल बिट डिस्कशन इज नीडेड। और फिर तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हम समझने का है और उससे हिसाब से करने का है। डिफिकल्ट नहीं है, मगर क्या तुम्हारे लिए थोड़ा नया होता है तो जानकारी जरूरी रहती है। ऐसे ही डायरेक्ट मैं करा भी लूँ तो भी मतलब मजा नहीं आएगा, तुम लोग कर भी लोगे, बट आई एम गोइंग इन सिस्टमेटिक मैनर। हमको तो एकदम सही से जाना है और अंडरस्टैंडिंग सही लेनी है। ये सब क्वेश्चन जो है इसको दोबारा होना चाहिए घर पे, तो काम बनेगा। नहीं तो काम खाली इधर लेक्चर में ले लिया हो गया करके बस बुक में आ जाएगा। अपने को खुद को करने को आना चाहिए, एक पॉइंट ध्यान रखना। और साथ में सोल्ड एग्जाम्पल वगैरह करते रहने का, इमीडिएटली करने का। आपके पास तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, और मैं तो बोर्ड वाले क्वेश्चन दे के रखा हूँ आपसे, वो भी तो क्वेश्चन बारी बारी से करेंगे, जरूरी है ना। होमवर्क में भी मैंने बोल दिया डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी देने का चालू करने का है। चालू किया कि नहीं? होमवर्क मिल रहा है उसमें तुमको, अभी डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन मिलेगा, देख लो। एक इसका मैं कम कर दूंगा, मैट्रिसेस का कम कर दूंगा, डेरिवेटिव का देना शुरू कर दूंगा। मतलब सबको प्रपोर्शनली मिलना चाहिए ना, उसका जूने जूने चैप्टर का कम कर दूंगा, उसका भी खत्म होने आया होगा, तो अपने हिसाब से बैलेंस होता है काम। और बोर्ड का बुक का क्वेश्चन का पूरा हिसाब अलग ही रखना बुक, इसमें मिक्स क्लास वर्क का ये जो है टेक्सट्यूअल क्वेश्चन को मिक्स मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है भाई। और मैं मैट्रिसेस के सम्स वो आपके एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए निकाल के बैठा हूँ, तो मेरे को तो जब भी मैं करा रहा था लेक्चर, आपको यूट्यूब में आपको मैट्रिसेस के लेक्चर से मिले आ रहे हैं आपको, तभी भी मेरे दिमाग में ये सब पॉइंट आते ही थे कि कुछ क्वेश्चंस तो उन्होंने कवर किया ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन स्टूडेंट को मतलब ध्यान में लेने की जरूरत बाद में पड़ने ही वाली है, ऐसा मैंने तभी से सोच के रखा था। मगर क्या वो होमवर्क देना शुरू कराना तभी तुम लोगों ने वो क्वेश्चंस के डाउट्स स्टार्ट कर दिए नहीं, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन इस टाइप के किए ही नहीं है, टेक्स्ट बुक में थे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आपने आपके लेवल पे कर लिए, उसमें हो सकता है कि इधर मेथड में फर्क होता हो, क्योंकि आपने आपके हिसाब से किया है, जो बराबर मेथड उसके फॉलो होनी चाहिए,
तो जो क्वेश्चंस है अभी मेरे को लेने के लिए एक मैं लाइव, मैंने बोला ही है, मैंने व्हाट्सएप पे से मैसेज डाला ही है, एक लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, और उसके आधार पे मैं काम आपको करवाऊंगा। डोंट वरी फॉर दोज क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस को टारगेट किया है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं कवर हुए हैं, ऐसे मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन निकाले हैं। और दैट आई विल बी मेकिंग वन पर्टिकुलर सेशन कि भाई आई विल बी कीपिंग दैट, आराम से काम हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट होने का नहीं, पीस शांति से जो है काम निकालने का, अपने को मालूम है जो उतना अपने को करने का। और हाँ, जो नई बात है वो तो तुमको भी मालूम नहीं है, तो सीधी सी बात है ना, कैसे करेंगे आप। जैसे मैंने ये बोर्ड वाला क्वेश्चन की बात करा, क्वेश्चन का स्टाइल ही ऐसा है जो आपने देखा नहीं है, तो तुम कैसे कर पाओगे, है ना। तो उससे उसमें घबराने का नहीं, फ्रस्ट्रेट होने का नहीं, वो घायल करने का नहीं कि मेरा रह गया। ठीक है, अपना तो बोर्ड में आ क्वेश्चन में तो क्या वो सब प्रिपेयर करता हूँ, वो सब ईयर बाय ईयर आपके मेरे ख्याल से जन्म से पहले के 96 के टाइम के क्वेश्चन है, इतना मैं कलेक्शन रखा, और मैंने ये सिलेक्टेड रखा है, आपको मालूम नहीं होगा। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, वो मैंने निकाल दिए थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। और वो सब क्वेश्चन भी मैं लेने को जाता तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और तो मैंने जानबूझ के वो सब सेम सिमिलर क्वेश्चन आते थे उसको मैं हटा देता था। एक क्वेश्चन का टाइप एक ही बार आना चाहिए, मतलब आपको वेराइटी क्वेश्चन मिलना चाहिए, ये इंटेंशन से मैंने ये कंपाइल किया है। ये सब कलेक्शन मैंने सोच समझ के कराया। स्टूडेंट को पैरेलल एग्जांपल्स मिलने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ये तो ठीक है, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उसमें इसमें वो अपने उसको उसी के स्टाइल में चलना पड़ता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ हमारा बुक देते थे, यहाँ से हमारा शीट देता था मैं, नोट्स, उसमें अलग अलग ऑथर के बुक्स के क्वेश्चन का कलेक्शन में रखता था अच्छे से। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखा उसमें से, बोर्ड में भी कहाँ से बाहर से ही पूछते थे, तभी क्या बोर्ड में भी ऐसा कोई था नहीं कि टेक्स्ट बुक में से पूछेंगे। तो कॉम्पिटिटिवनेस आना चाहिए आपको। बाकी तो क्या टेक्स्ट बुक में से ही पूछेंगे, टेक्स्ट बुक में से ही है, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करो ना, लिमिटेड करके जाओ, हो गया काम। वो बनता नहीं, अपना एक पर्सनालिटी नहीं बनता है वो हिसाब से। वो तभी ये था कि बाहर से क्वेश्चन होने का, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई मालूम नहीं। इतने सारे ऑथर की बुक मिलती थी बाहर, 5-6 ऑथर की बुक मिलती थी, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें होते थे। कहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं हम लोग बोर्ड वाले। वो माइंडसेट से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते थे हम, और हमारा नोट्स भी उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करते थे हम। खैर ठीक है, अभी ये सब याद इसलिए करते हैं कि अभी ये वो चीज़ अभी हमको भी मिलने वाली नहीं है करवाने के लिए, अब क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो खाली ये तो कभी हम हमारे से शेयर हो जाता है बात, लेकिन जरूरी है, तुम्हारे को भी मोटिवेट रहने की जरूरत है। तो with that I am concluding today's session. I hope you will be practicing these questions at home, और प्रॉपरली इसमें कुछ डाउट रहेगा तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन लेना, उसमें मुझे समय मिलेगा भी। तो विदाउट फेल आप लोग इसके इतने, ये अपना जनरल इंश्योरेंस के क्वेश्चन सब खत्म हो गए, इसमें लाइफ इंश्योरेंस खाली बचता है। तो इसके अंदर के जो भी कुछ डाउट रहते हैं तो अपन बात करेंगे, और यू कैन इवन सेंड इन ऑन व्हाट्सएप, आई मे डिस्कस इन लेक्चर ऑल्सो, कि मैं आपने पहले से भी भेज दिया हो तो मैं उसको यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ, एडवांस में भेजना है तो। विद दैट आई कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।